आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान, इसमें तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत। आज हम लोग वनस्पति जगत के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जीवों के वर्गीकरण के संबंध में पिछले अध्याय में पढ़ा था। हम लोगों ने जीवों के वर्गीकरण में वर्गीकरण में समस्त जीवों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग बारी बारी से वनस्पति जगत और जंतु जगत के संबंध में बृहद जानकारी को एकत्रित करेंगे। तो इसमें वनस्पति जगत क्या है, इसको हम लोग आज देखते हैं। इस जगत के अंतर्गत समस्त पादपों को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर वनस्पति जगत की बात की जाए तो वनस्पति जगत में जितने भी वनस्पति अर्थात जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन सभी पेड़ पौधों के जो गुण होते हैं या उनकी जो क्रियाविधि होती है वो सभी अलग अलग होती है, या वो अलग अलग प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, या उनकी संरचना जो होती है अलग प्रकार की होती है। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं, कुछ पौधे साकी होते हैं, कुछ झाड़ियों की तरह पौधे होते हैं। तो ऐसी तमाम विभिन्नताएं होती हैं पौधों में। उन समस्त विभिन्नताओं को देखते हुए वनस्पति जगत के अंतर्गत समस्त पादपों को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। उनके गुण, संरचना और हैबिटेट, आवास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके आधार पर उनको 5 भागों में विभाजित कर दिया। तो इसमें सबसे पहले शैवाल, जिसको थैलोफाइटा कहते हैं। चूँकि अब वनस्पति जगत में हमें सिर्फ शैवाल ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे शैवाल की चर्चा की गई है। पहले थैलोफाइटा था, तो थैलोफाइटा में हम लोग कवक का भी अध्ययन करते थे, नीलहरित शैवाल, इनका भी अध्ययन किया जाता था, जीवाणुओं का भी। लेकिन अब उनको वनस्पति जगत से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें किसका, थैलोफाइटा के अंतर्गत सिर्फ शैवाल का अध्ययन करना है। दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से संपूर्ण वनस्पति जगत को इन 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब बारी बारी से हम लोग इन पे अध्ययन करेंगे कि शैवाल या थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें विभाजित करने का क्या कारण है। कुछ तो इनमें विभिन्नताएं हैं, तभी तो इनको अलग अलग रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिनको जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे शैवाल हो गया। तो अगर थैलोफाइटा की बात की जाए, थैलोफाइटा इसका मतलब ही होता है थैलस, अर्थात इनकी जो आकार की संरचना होती है वो गद्देदार होती है। मतलब समस्त पादप का जो भाग होता है बिल्कुल वो गद्देदार थैलस होता है। उसमें न तो हम जड़ को विभेद कर सकते हैं, न तो पत्ती को अलग कर सकते हैं, और न तो तने को अलग कर सकते हैं। तरीके से अगर देखा जाए तो ये कोशिकीय स्तर से ऊपर थोड़ा होता है, और इनमें जड़, तना, पत्तियों का विभेद नहीं किया जा सकता है। जड़, तना, पत्तियां तो तब बनेंगी जब ऊतक स्तर से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो थैलोफाइटा में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन जो इस अध्याय में अब अध्ययन करना है उदाहरण है वो शैवाल का। तो आइए देखते हैं हम लोग शैवाल क्या होता है इसके संबंध में। एल्गी, शैवाल पर्णहरित युक्त सरल संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं, जिनमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। तो शैवाल जो होता है इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। शैवाल में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है, और इस हरित लवक के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इनमें विशेष प्रकार का संवहन ऊतक, वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक बोले तो
जो भोजन का निर्माण होता है या जो जल होता है, इसको एक जगह से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक आसानी से पहुंचाया जा सके, उसको हम वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक कहते हैं। तो इनमें संवहन ऊतक रहित, इनमें संवहन ऊतक जो होता है वो पाया नहीं जाता है, और इस पर्णहरित के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आवास की, हैबिटेट की, कि ये शैवाल पाया कहाँ जाता है। तो शैवाल लवणीय, स्वच्छ जल, नमी युक्त दीवारों इत्यादि जगह पर पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में